अजीत पवार की हत्या हुई है। इस बात को 20 दिन होने के बाद उनके भतीजे रोहित पवार आखिर क्यों कह रहे हैं, और वो कॉल जो आखिरी कॉल आई थी वो आखिर गुजरात से क्यों आई थी, जिसके बाद से ये पूरा जो है खेल किया गया। इसी चीज़ पे बातचीत करेंगे। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत पवार जी का निधन होता है, कभी ब्लैक बॉक्स को लेकर, कभी प्लेन क्रैश को लेकर तमाम तरह के सवाल होते हैं, लेकिन अब उनके भतीजे रोहित पवार कह रहे हैं कि आखिर पायलट को क्यों बदला गया। आखिर जब वो बाई रोड से जाने वाले थे तो फिर उनको प्लेन से जाने का प्लान क्यों बनाया गया। ये तमाम सवाल पूछ रहे, जवाब कौन देगा। पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी सर, इस सरकार के ऊपर हमें एक रत्ती भर भरोसा नहीं है ना, क्योंकि ये सरकार इस हद तक गिर चुकी है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, इस सरकार ने देश को तक नहीं छोड़ा है, ट्रेड डील कर ली इन्होंने। इसलिए मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बोली थी कि सारी सोची समझी साजिश है, और यही चीज़ रोहित पवार जी बोल रहे हैं। आप बताइए, ये बात कहाँ से होती है कि जो इंसान बाय रोड जाने वाला था उसको बाय प्लेन भेजा जा रहा है? क्यों लास्ट मोमेंट पे ये चेंज क्यों? दूसरी बात, लास्ट मोमेंट पे पायलट चेंज क्यों? ये भी तो सवाल उठता है ना। और गुजरात का वो कॉल जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारे चीज़ें सवाल खड़ा करता है। मरने को 5 से 10 दिन भी नहीं हुए, उनके बीवी को नया डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। उनकी राग, कहते हैं ना, राग भी ठंडी नहीं हुई अच्छे से, और इतनी हड़बड़ी। तुम्हारा कौन सा डिप्टी सीएम की वजह से सरकार रुक रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया। मतलब उनको कुर्सी सौंपने के पीछे भी कोई साजिश? बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो अजीत पवार लास्ट मोमेंट पे बोल के जा रहे थे कि मैं छोड़ना ही चाहता हूँ बीजेपी, मैं अपने चाचा जी की पार्टी ज्वाइन करूँगा वापस, जहाँ से वो निकले हुए थे, और जो ये चीज़ कहते हैं कि मोदी जी के काले छट्टे हैं मेरे पास में, वो उन्होंने कितना करप्शन किया है, तो ये सारी सोचने समझने वाली बात है ना सर। एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि आखिरी जो कॉल थी, जो उनसे बातचीत हुई, जो बाई रोड जाने वाले थे लेकिन प्लेन से जो प्लान बनाएगा, वो गुजरात से कॉल आई थी। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, कौन था वो, किससे बात हुई, क्या बात हुई, क्यों ऐसा चेंज, कौन सा आपको बहुत इमीडिएटली पहुँचना था, क्या था वहाँ पर? यही चीज़, चलो कोई इम्पोर्टेंट काम कुछ ऐसा हो रहा होता तो समझ में भी आ रहा था। अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे थे ना वो, इतना तो कुछ हड़बड़ी की बात थी नहीं। तो या तो किसी ने डेथ थ्रेट दिया हो कि बाई कार से जाएंगे तो हम गाड़ी उड़ा देंगे, कौन था वो? मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि शायद सारी चीज़ें बीजेपी ने की हैं, बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं तो बोल रही हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसने किया, क्या किया, क्यों किया, क्यों नहीं बोल रहे हो आप? लेकिन ये भी तो सवाल है ना अपेक्षा जी, कि अगर ये इतना ही एनसीपी ईमानदार है और इतना ही अजीत पवार के लोग जो ईमानदार है, चाहे उनके भतीजे या उनकी बीवी, तो फिर इतना जल्दी कुर्सी क्यों ले ली? ये भी तो सवाल। मैं वही तो, मैंने आपको क्या कहा, कुर्सी सौंपने के पीछे भी स्वार्थ है। हो सकता है बीवी का स्वार्थ हो सकता है मैं डिप्टी सीएम बनूं, ये चीज़ बोल रहे हो। आप पॉलिटिकली किसी को ये चीज़ नहीं बोल सकते कि कौन कितना ईमानदार है। पॉलिटिकली कोई ईमानदार नहीं हो सकता। फिर रोहित पवार के बयान पे या शरद पवार के बयान पे या सुप्रिया सुले के बयान पे या फिर अजीत पवार के किसी भी रिलेटिव्स के बयान पे कैसे यकीन करें? यकीन इसलिए क्योंकि सरकार, वो कहते हैं ना, एक कम झूठा है एक ज़्यादा बड़ा झूठा है। एक कम झूठा है एक ज़्यादा बड़ा झूठा है, तो कम झूठे के ऊपर यकीन कर लेते हैं। हम तो ये भी बोल रहे कि नहीं कर रहे हम किसी पे यकीन। तुम करवाओ तो इन्वेस्टिगेशन, बस इन्वेस्टिगेशन में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्या मिला क्या नहीं, ब्लैक बॉक्स में क्या मिला अभी तक, बाहर निकालो सब। क्यों नहीं निकाला जाता है? जितनी भी जांच होते हैं सब पे तो आप लोग शक ही करती है ना। इससे पहले भी प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद में हुआ, तब भी आप लोगों ने सवाल उठाए। अब छोड़ते भी तो नहीं है सरकार को, विलीप कैसे किया? क्यों? ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। सरकार आवारा हो जाएगी वरना। अगर लोग सवाल करना छोड़ दिया, उनके अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करना छोड़ दिया लोगों ने, सर, जैसे संविधान बोलता है सरकार हमारे लिए है, हमारे लिए काम करेगी, हमारी मर्जी से काम करेगी। हमको यकीन नहीं है तो यकीन दिलाओ, ये तुम्हारा काम है। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करो, ये आपका काम है। किस किस को रिक्रूट किया गया ये बताओ हमें, उनकी पूरी हिस्ट्री बताओ, जन्म कुंडली निकालो उनकी, फॉल्स केसेस में तो नहीं फंसे रहे। यही बात तो शिंदे साहब हैं, सीएम फडणवीस साहब हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जितना दुख आपको नहीं है, एनसीपी के परिवार को नहीं, उससे ज़्यादा उनको दुख है भाई, उनके सरकार का हिस्सा थे। अच्छा, उनको इतना दुख है कि डिप्टी सीएम की पोजीशन दे दी जाती है उनकी बीवी को, राग भी ठंडी नहीं हुई। इतना दुख है, इतना दुख मत दिखाओ फिर हमें। और ऐसा कौन सा दुख है ये कि उसके ऊपर आ रहा है जो तुम्हारी पोल खोलने के लिए तैयार है?
ये दुख नहीं है सर, तो ये plane crash को- ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और मैं आपको बता दूं, ये वो कहते हैं ना रिफ्ट, मतलब कि जो हमारा दुश्मन है, बदला लेने की भावना है। तो ये हादसा एक्सीडेंट को आप डायरेक्ट सीधे सीधे हत्या और साजिश बता देंगे, बिल्कुल। तो इसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना? लॉजिक है ना, इतनी सारे लॉजिक आपको कम पड़ रहे हैं? इतने सारे लॉजिक कम है आपके लिए? ये बताइए कि बाय रोड जाने वाले थे पर उनको प्लेन से भिजवाया जा रहा है, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे उनका पायलट चेंज हो रहा है। ऐसी क्या बात हुई गुजरात के कॉल से कि उनको ये सब चेंज करना पड़ा? ऐसा उस टाइम क्यों जब वो एनसीपी ज्वाइन करने वाले थे? और ऐसे क्या चीज़ थी जब उन्होंने ये इतना बड़ा एलिगेशन लगाया उन्हीं के पार्टी के जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर, कि मेरे पास में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो करप्टेड इंसान है? तो ये सारी चीज़ें तो सोचने समझने में मजबूर करती है ना सर। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, अगर एनसीपी के साथ, अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ होता, ये एक्सीडेंट होता या फिर हत्या की जाती, तो मोदी जी थोड़ी छोड़ते। मोदी तो सबको छोड़ देते हैं। उनके साथ में क्या कर रहे हैं? हेमंता जी के साथ में नफरत तो वो भी फैला रहे हैं ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर मोदी जी खुद ही फंसे हुए हैं, वो दूसरे को क्या देखेंगे? मोदी जी तो ट्रम्प के सामने ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पूरी तरीके से झुक चुके हैं। वो बेचारे अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, वो दूसरे को क्या बचाएंगे सर? वो कहते हैं ना कि उनका गर्दन अभी फंसी हुई है कहीं, वो निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते कहीं। लेकिन यही तो सवाल मेरा अपेक्षा जी रहता। ठीक है, आपकी सारी बातें सही है, लॉजिकल है, बेस्ड है, लेकिन सवाल अगर अजीत पवार के पास कोई काला चिट्ठा था या कोई भी ऐसा सबूत था भ्रष्टाचारी का, पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब सरकार में रहते हो तब तो बोलते नहीं, तब तो ये मिमियाने लगते हैं। बेनिफिट हो रहा था ना, डिप्टी सीएम की इतने टाइम से पोजीशन मिली हुई थी भाई। उनके भी बहुत सारे केसेस थे, अगर आपको उनका हिस्ट्री पता। खुद कह रहे थे चक्की पीसिंग। हाँ भाई, मैं आपको बोल रही हूँ, उनके भी बहुत सारे केसेस थे ना। वो डिपार्टमेंट में गए क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं सब साफ कर दूंगा। पर आखिरी में जब ये चीज़ पता चलने लगी कि भाई मुझसे ज़्यादा करप्टेड लोग हैं तो मुझे कुछ कर नहीं देंगे, तो फिर मैं कैसे बचाऊंगा? मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कोई बहुत दूध का धुला है, बिल्कुल नहीं, पर दूध का धुला नहीं है तो वो अजीत पवार जो एक वक्त जिसको आप जेल में डालने के लिए तैयार थे, उसी को डिप्टी सीएम बना के आप अपनी इसमें पोजीशन में बिठाते हो अपनी गवर्नमेंट में, तो ये आपका दोगलापन भी दिखाता है ना। लेकिन इतने कमजोर भी तो नहीं है इनके भतीजे रोहित पवार हो, संजय राउत, तो तमाम लोग जो कह रहे हैं, या एनसीपी का परिवार, तो ये लोग एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? थाने क्यों नहीं जाते? बस खाली मीडिया पे आया बोल दिया बस। सरकार इनकी, थाने इनके, लोग इनके, पता है ना नहीं जाएंगी बात। समझो ना सर, अब चली भी जाएगी बात, क्या हो जाएगा? और दूसरी बात, फेम भी तो मिल रहा है बाप के नाम पे। कार्रवाई भी तो होगी मैडम। नहीं होनी ना, कार्रवाई होनी होती तो अभी तक हो जाती ना, ब्लैक बॉक्स से पूरी डिटेल निकल जाती ना सर। और ये अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इस वक्त तक खामोश रहना भी आपकी गलती थी। रोहित पवार जी अभी तक खामोश क्यों थे, ये भी सवाल उठता है। नहीं होना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी साजिश थी, इतनी सारी चीज़ें आपको पता थी, तो तुरंत बतानी चाहिए थी। आप, हो सकता है बीच की कोई बात हो कि नहीं माने हो। की क्या ऐसी मजबूरी है, या महाराष्ट्र की ऐसी क्या मजबूरी है, या एनसीपी परिवार की क्या ऐसी मजबूरी है कि सच पता भी है लेकिन घोट घोट के पी रहे हैं? आखिर क्या आपत्ति है, क्या मजबूरी है? सब करप्टेड है, सबके झूठ, सबके जुमले, सबके कारनामे एक दूसरे को पता है। ये आपको समझना पड़ेगा और लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आदमी नेता हो और करप्टेड ना हो और ईमानदारी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर अजीत पवार पे सवाल उठाना जायज़ है या गैर जिम्मेदारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? हत्या होना, ये देखिए, मर जाना और हत्या करना सर, सवाल इसमें उठता है। आप चाहे कितने भी करप्टेड हो यार, पर आप मरोगे तो सवाल तो उठे जाएंगे ना। सरकार के ऊपर हम सवाल तो उठाएंगे ना। मैं इसलिए बस सवाल उठा रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अजीत पवार बहुत दूध के धुले हैं, उन्हीं को होना चाहिए, उनकी बीवी को आपने डिप्टी सीएम बना के बहुत अच्छा काम किया, या रोहित जी की आप सारी बात मान लीजिए, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं। कौन जिम्मेदार है अजीत पवार को लेकर अब जो सवाल उठ रहे, उसका कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है सरकार। जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और आप इतने ही दूध के धुले हैं तो आप सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए। आपको लगता है कि एनसीपी वाले दोगले हैं या एनसीपी वाले करप्टेड हैं, निकालो, सबके काले चिट्ठे निकालो। पर नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि एक मिनट में ऐसे नेता पार्टी बदलते हैं, आज एनसीपी कल बीजेपी। अजीत पवार जी कौन है? पहले एनसीपी, फिर बीजेपी, फिर एनसीपी। तो खोलेंगे काले चिट्ठे तो अपने लोगों के भी नाम आएंगे, कब तक बचा पाएंगे? बहुत